दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त इंद्र सिंह चौहान आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आप अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बात कर रहे थे राजस्थान के अफवाह तंत्र की, बात कर रहे थे राजस्थान की नदियाँ हम पढ़ रहे थे। तो उसके अंदर हमने कुछ आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हमने पढ़ ली है और कुछ हमने कल जैसे माही नदी की थी, जो दक्षिण नदी है, माही नदी के बारे में बात की थी और जाखम और सोम नदी के बारे में भी बात की थी। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो कल जो क्लास चल रही थी उसमें लास्ट में जो कुछ टॉपिक जो पश्चिम बनास और साबरमती नदियाँ हम पढ़ रहे थे, लेकिन कोई प्रॉब्लम की वजह से हम पढ़ नहीं पाए थे। तो आज हम उस अगली क्लास, इस क्लास में ही हम पहले पश्चिम बनास नदी और साबरमती नदी करेंगे, उसके बाद में हम चंबल नदी के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों इसमें जो हम जो क्लासें कर रहे हैं उसमें आपके एग्जाम में आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको कोशिश करें रिवाइज करते रहना और पढ़ते रहना थोड़ा ध्यान से। तो दोस्तों बात कर रहे थे पश्चिम बनास नदी की, बात कर लेते हैं। पश्चिम बनास नदी की बात करें, पश्चिम बनास नदी है, इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अगर उद्गम की बात करें तो इस नदी का उद्गम होता है नया सनवारा, नया सनवारा गांव, सिरोही जिले से। सिरोही से इसका उद्गम होता है, यानी अरावली पहाड़ियों से, अरावली पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। कहाँ से होता है? अरावली की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो पश्चिम बनास नदी है ये जाकर के कच्छ के रण में गिरती है। कहाँ पर? कच्छ के रण में। इसका जो संगम है ये विलुप्त कहाँ होती है? कच्छ के रण में, कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में हम बात कर रहे थे साबरमती नदी की, बात कर रहे थे। साबरमती नदी की बात कर रहे थे। तो साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका होता है उदयपुर से। कहाँ से होता है? उदयपुर जिले से होता है, और ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर? खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है दोस्तों, यानी उदयपुर जिले से उद्गम होता है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये साबरमती नदी है, इस नदी के किनारे कुछ नगर बसे हैं। गुजरात के जो नगर हैं, जैसे अहमदाबाद, गांधीनगर, अहमदाबाद, गांधीनगर, ये जो नगर है ये साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, यानी जो साबरमती नदी है, साबरमती नदी उदयपुर जिले से उद्गम होता है और इसका खंबात की खाड़ी में ये जाकर गिरती है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। अगर अब हम बात करेंगे राजस्थान की जो महत्वपूर्ण नदी है, चंबल नदी की बात करेंगे। राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी है चंबल नदी, उसके बारे में बात करते हैं और वहां से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। चंबल नदी की बात करते हैं। तो चंबल नदी है, ये राजस्थान की जो दक्षिण पूर्व राजस्थान की नदी है, दक्षिण पूर्व राजस्थान की, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की नदी है, ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान की नदी है। ठीक है दोस्तों, तो चंबल नदी की हम बात करें तो ये चंबल नदी को अन्य नाम भी है, इसके कुछ अन्य नाम भी है। तो अन्य नाम की अगर बात करें तो इसको कहते हैं कामधेनु। क्या कहते हैं? कामधेनु। ठीक है, कामधेनु कहते हैं इसको, चरमवती कहते हैं, चरमवती, ये इसके अन्य नाम है। ठीक है दोस्तों, अगर इसके उद्गम की बात करते हैं, कहां से उद्गम की बात करते हैं
कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इस नदी का उद्गम होता है विंध्याचल जो पहाड़ियां, विंध्याचल पहाड़ियां, विंध्याचल पहाड़ियों की जानपाव पहाड़ी से होता है। विंध्याचल पर्वत, जो विंध्याचल पर्वत है उसकी जानपाव पहाड़ियां, जानपाव पहाड़ियां, यहाँ से इसका उद्गम होता है। यानी ये जो जानपाव पहाड़ियां हैं ये महू जिला है मध्य प्रदेश का, महू जिला मध्य प्रदेश, कहाँ से, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। ठीक है दोस्तों, यानी महू जिला मध्य प्रदेश से उद्गम होता है और विंध्याचल पर्वत जानपाव पहाड़ियों से। ठीक है, अगर इसकी नदी की कुल लंबाई की अगर बात करें, नदी की कुल लंबाई की बात करते हैं तो इसकी लंबाई है लगभग 1051 किलोमीटर। यानी ये 3 राज्यों में इसका प्रवाह है। प्रवाह की बात करें तो 3 राज्यों में, 3 राज्यों में, वो राज्य कौन कौन से हो गए, यानी ये मध्य प्रदेश से निकलती है तो मध्य प्रदेश और राजस्थान, और राजस्थान के बाद में यूपी यानी उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्य इसका प्रवाह है। तो इसका अगर संगम की बात करें या कहाँ पर जाकर गिरती हैं तो ये यमुना नदी में गिरती है। यमुना नदी, यमुना नदी यानी उत्तर प्रदेश में एक मुरादगंज है, मुरादगंज, मुरादगंज जिला कहाँ पर है, ये मुरादगंज इटावा जिला है, इटावा उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश में इटावा में मुरादगंज नाम के स्थान पर यमुना नदी में गिर जाती है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश से निकल करके राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान से फिर आगे उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे यमुना नदी में जाकर गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी तो ये बात हो गई इनका अन्य नाम कामधेनु, और उद्गम होता है विंध्याचल पर्वत पहाड़ियों से होता है, महू जिला मध्य प्रदेश से। यानी ये मैं आपको बताता हूं मैं कि चंबल नदी है, जैसे ये राजस्थान है, बात करते हैं ये, जैसे ये इधर से ये ऐसे, ये जो राजस्थान है तो ये नदी है जो चंबल नदी है, ये चंबल नदी यहाँ से निकलती है विंध्याचल पहाड़ियों से, और यहाँ से निकल करके इधर चित्तौड़ में प्रवेश करती है। कहाँ करती है, प्रवेश करती है इधर मध्य प्रदेश में एक स्थान है मध्य प्रदेश का, मंदसौर जिला है, मंदसौर जिला है, मंदसौर जिला की बानपुर तहसील है, बानपुरा तहसील, जो बानपुरा तहसील है यहाँ पर एक बानपुरा तहसील के पास में ये प्रवेश करती है। कहाँ पर, बेंस रोड, चौरासीगढ़ में, चौरासीगढ़ से यहाँ चित्तौड़ में प्रवेश करती है, और इधर चित्तौड़ में एक स्थान कौन सा है, पेंसरोडगढ़, पेंसरोडगढ़। यानी ये राजस्थान में प्रवेश करती है ना, बात आती है राजस्थान में प्रवेश, तो राजस्थान में प्रवेश करती है भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में ये राजस्थान में इधर प्रवेश करती है, और इधर से ये आगे चलती हुई इधर बूंदी है, और बूंदी से आगे इधर कोटा आ जाता है, कोटा और बूंदी की सीमा बनाती हुई, और इधर ये जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो सीमा है यहाँ से आगे बढ़ती हुई यहाँ सवाईमाधोपुर आ जाता है, इधर बूंदी आ गया, फिर कोटा आ गया, और इधर सवाईमाधोपुर आ गया, फिर करौली आ गया, और इधर धौलपुर। तो ये इधर आगे चलती चलती आगे इधर आगे बढ़ती है और यमुना नदी में जाकर गिरती है। तो यहाँ पर जब ये प्रवेश करती है भैंसरोडगढ़ में, तो जब ये भैंसरोडगढ़ में प्रवेश करती है, भैंसरोडगढ़ में प्रवेश करती है तो राजस्थान इसकी पहली एक नदी आकर मिलती है। भैंसरोडगढ़ में जब ये प्रवेश करती है
प्रवेश करती है तब यहाँ एक नदी मिलती है, यहाँ एक नदी मिलती है और वो नदी कौन सी है? बामनी नदी मिलती है, बामनी नदी। यानी भैंसरोडगढ़ में एक नदी आकर मिलती है, वो बामनी नदी। ठीक है दोस्तों, कौन सी नदी मिलती है? बामनी नदी मिलती है। और कहां पर मिलती है ये नदी? भैंसरोडगढ़ में। तो इसकी पहली नदी सहायक नदी है जो भैंसरोडगढ़ में मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? भैंसरोडगढ़ में। और फिर आगे ये बूंदी कोटा होती हुई इधर, इस पे सर्वाधिक बांध भी बने हुए इस नदी पर। राजस्थान के सर्वाधिक अगर बांधों की बात आती है तो कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। तो उसकी भी हम बात कर रहे हैं आगे। तो ये इधर फिर आते हैं तो यूपी, और ये पूर्णतः यानी जब राजस्थान से निकल करके पूर्णतः मध्य प्रदेश में जाती है। कहां पर? यानी सीधे यूपी में नहीं जाती है, पहले मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है और मध्य प्रदेश में प्रवेश करने के बाद में यूपी में जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप ध्यान रखने की बात है कि जब राजस्थान से निकलती है और मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है, ये बात ध्यान रखना है। तो ये प्रवेश कहाँ से करती है? मंदसौर जिला है, बानपुरा तहसील के एक 84 घाट है, वहां से ये फिर राजस्थान में प्रवेश करती है भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में। और ये जब भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ की बात आती है तो यहाँ पर एक, इस नदी पर एक जलप्रपात बना हुआ है भैंसरोडगढ़ में, चुलिया जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात बना हुआ है चंबल नदी पर चित्तौड़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, चुलिया जलप्रपात बना हुआ। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध 18 मीटर लगभग, ये लगभग 18 मीटर ऊंचा है। यानी चुलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सॉरी, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा? चुलिया जलप्रपात। और ये चंबल नदी पर है। और कहां पर है ये? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में। कहां पर? भैंसरोडगढ़ में। चित्तौड़गढ़ में कहां पर है? भैंसरोडगढ़ में। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना इसका। तो इसका अगर प्रवाह की बात कर लें तो ये यहाँ से प्रवेश करती है, उसके बाद में ये प्रवेश की बात होगी। तो आगे बात करते हैं इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, वहां क्षेत्र है, कहाँ तक है इसका, यानी राजस्थान में इसका प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान में इसका जो प्रवाह है ये चित्तौड़गढ़, यानी सर्वाधिक जिले हैं चित्तौड़गढ़ के बाद में बूंदी के बाद में कोटा के बाद में सवाई माधोपुर के बाद में करौली, और करौली के बाद में धौलपुर। यानी ये जो जिले हैं ये चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर और करौली, धौलपुर जिलों से इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, ये इस नदी का प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो बात होगी चंबल नदी की प्रवाह क्षेत्र की हो गई थी और 3 राज्यों में हो गया था। अब हम बात करते हैं तो इस नदी की जो विशेषता है, उस विशेषता के बारे में बात करते हैं। तो ये चंबल नदी है और चंबल नदी की विशेषता के बारे में बात करें तो ये राजस्थान की बारहमासी नदी, ये राजस्थान की बारहमासी नदी है या सदाबहानी नदी है। यानी और इस नदी का है जो ये नदी है, इस नदी का जो सतही जल क्षेत्र है ना, सतही जल सर्वाधिक, यानी राजस्थान में सतही जल सर्वाधिक चंबल नदी का है। इसका है चंबल नदी। ठीक है दोस्तों, चंबल नदी सतही जल सर्वाधिक किस नदी का है? चंबल नदी। ये सर्वाधिक जल उपलब्ध कराती है नदी, सर्वाधिक राजस्थान को सर्वाधिक
जल उपलब्ध करवाती है, राजस्थान को सर्वाधिक जल उपलब्ध कराती है ये नदी। और ये विश्व की एकमात्र नदी है जिस पर विश्व की एकमात्र नदी है, विश्व की एकमात्र नदी जिस पर 100 किलोमीटर के दायरे में 100 किलोमीटर के दायरे में 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बने हुए। कितने? 3 बांध बने। ये विश्व की एकमात्र नदी है जिस पर 3 बांध बने हुए। 100 किलोमीटर के दायरे में इस पर 3 बांध बने हुए, यानी इस नदी पर सर्वाधिक बांध। ठीक है, तो हम बांधों के बारे में आगे बात करेंगे। तो पहले कुछ और विशेषता वो भी बात कर लेते हैं। जैसे राजस्थान के बारे में अच्छी नदी होगी, सर्वाधिक सतही जल इस नदी का है, और राजस्थान की सर्वाधिक जल उपलब्ध कराती है नदी, विश्व की एकमात्र नदी है जिस पर बांध बने हुए 3 बांध 100 किलोमीटर के दायरे में। और इसकी बात करें तो इस नदी के अफवाह क्षेत्र है, इस अफवाह क्षेत्र में कुछ भीड़ क्षेत्र की विशेषता, यहाँ पर इस नदी के अफवाह क्षेत्र में भीड़ और कंदराएं, भीड़ व कंदराएं, यानी इस नदी के क्षेत्र में भीड़ भी है और कंदराएं भी, यानी नदी का जो जल है उससे मिट्टी का अपरदन भी होता है। और एक इसकी ये विशेषता है कि इस नदी से राजस्थान में मिट्टी अपरदन, मिट्टी का अवनली का अपरदन सर्वाधिक होता है। अवनली का अपरदन इस नदी से मिट्टी का अवनली का अपरदन सर्वाधिक होता है, यानी मिट्टी का बहाव इस नदी से सर्वाधिक होता है। ठीक है, और अगर इस नदी की हम बात करें तो इस नदी का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो करौली का क्षेत्र है, स्वामी मध्यपुरी क्षेत्र को डांग क्षेत्र भी कहते हैं, यहाँ पर सर्वाधिक भीड़ भी क्षेत्र भी है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं इस नदी की जो बांध बने हुए हैं, उस बांधों के बारे में बात कर लें। तो यहाँ पर एक बहुउद्देशीय चंबल परियोजना, बहुउद्देशीय चंबल परियोजना इस नदी पर। और ये जो परियोजना है वो 3 चरणों में कंप्लीट होगी। 3 चरणों, कितने चरणों में? 3 चरणों में। तो 3 चरणों की अगर बात करें तो जो प्रथम चरण था, प्रथम चरण में गुजरात के अंदर गांधी सागर बांध बना था। गुजरात में गांधी सागर जो इस नदी का सबसे बड़ा बांध, गांधी सागर बांध बना हुआ है, जो इस नदी का सबसे बड़ा बांध, इस नदी का सबसे बड़ा बांध। ठीक है, इस नदी का सबसे बड़ा बांध, यानी इस नदी पर यहाँ पर गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में बना। कहाँ पर? मध्य प्रदेश। गांधी सागर बांध कहाँ पर? मध्य प्रदेश में बना है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में बात करते हैं ये इस नदी का सबसे बड़ा बांध है। और इसी चरण में, फर्स्ट चरण में, यहाँ पर कोटा बैराज बनाया गया। कोटा बैराज या कोटा बांध बनाया गया। कोटा बांध बनाया गया। ठीक है, यानी इस नदी पर जो प्रथम चरण में जो कार्य हुआ था, बहुउद्देशीय परियोजना, चंबल बहुउद्देशीय परियोजना है उसमें, तो ये हुआ था कोटा बैराज बांध। और सिंचाई के लिए एकमात्र बांध, सिंचाई के लिए एकमात्र बांध, कौन सा? कोटा सिंचाई बांध। ठीक है, तो ये तो होगी फर्स्ट चरण की बात होगी, यानी मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध बनाया गया था और इस नदी पर सबसे बड़ा बांध है ये। और उसके बाद में कोटा बैराज